हेलो एवरीवन। सो आई होप सो कि आप सबकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से चल रही होगी। आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए जो भी नोटिफिकेशन, अपडेट्स, इंफॉर्मेशंस और रिसर्च कंटेंट में लेके आता रहता हूँ। और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि एग्जाम से रिलेटेड अवेयरनेस, कैरियर से रिलेटेड अवेयरनेस आपको एक अमेजिंग लेवल में मिल रही होगी। तो गाइज, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बार्क के बारे में, BARC, और इसमें साइंटिस्ट कैसे बने। कई सारे बच्चों को पता तक नहीं होता है कि बार्क में अप्लाई कैसे करना होता है, अलग से एग्जाम होता है, गेट स्कोर से होता है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या सिलेबस रहता है, PYQ कहाँ मिलेंगे, और भी बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस होते हैं। और उस वजह से कई सारे जो बच्चे होते हैं वो तैयारी ही नहीं कर पाते और उनको कई सारी जो चीज़ें हैं उनसे मिस हो जाती है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट आउटपुट मिलेगा, कंप्लीट आइडिया मिलेगा कि क्या प्रोसेस होता है। और कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोगों से चाहिए फायर एंड इंफॉर्मेशन किंग, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ विद रिसर्च इंफॉर्मेशंस एंड डेफिनेटली नोटिफिकेशन तो आपके लिए नेक्स्ट लेवल आते ही हैं। आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, डेफिनेटली वो भी आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो जैसे इसरो है वो स्पेस से रिलेटेड चीज़ों में डील करता है, वैसे ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एटॉमिक साइंस से रिलेटेड चीज़ों में डिस्कस करता है। और आप सबको पता ही है कि BARC जो है, होमी जहांगीर भाभा के टाइम पर शुरुआत हुआ था और ये हमारे रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट है। और आप सबको पता है कि इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया भी कहा जाता है। तो देखो यार, जब इन्होंने बार्क के बारे में सोचा होगा, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ होगा, तो इनका क्या विजन था और आज बार्क किस लेवल पे पहुंच गया है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि होमी जहांगीर भाभा जी की जर्नी से आप ये सीख सकते हैं कि जब हमारे अंदर जो आग है, जब हमारे हौसलों में दम है, जब हमारे अंदर एक कुछ करने की, कुछ हासिल करने की अंदर एक जुनून है, तो डेफिनेटली आप बड़े बड़े एम्पायर क्रिएट करते हो। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने डेली टारगेट को पूरा करो, अपने वीकली टारगेट को पूरा करो, अपने जो भी टास्क उस एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है उनको पूरा करो। एंड ये मत सोचो कि रिजल्ट क्या आएगा, अपने एफर्ट्स पूरे लगाओ, डेफिनेटली एक दिन आप हिस्ट्री क्रिएट करोगे। और यही उन्होंने भी, उनके पास जब होमी जहांगीर भाभा जी थे तो उन्होंने भी सोचा होगा, यार इंडिया की क्या पोजीशन है, मेरे पास साइंटिस्ट की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, फंड की कमी है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं सोचा, उन्होंने बस अपना दम लगाया है। और आपको भी दम लगाना चाहिए, ठीक है। चलो गाइज, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो BARC का कैसे कैसे रिएक्टर होते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आपको काम करने का मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे जाके आप वर्क करते हो यार, सोचो। तो ये कुछ आपको मैं हमेशा ग्लिम्पेज इसीलिए दिखाता हूँ कि आपको पता चले कि ये बार्क जो है वो कैसे उसकी बिल्डिंग्स है। यहाँ पे देखो न्यूक्लियर टेस्टिंग के सारे प्रोसेस वगैरह रखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी तरीके से आप बार्क में जा सकते हैं। आपके पास दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट, तो इसमें OCS कैटेगरी इसको बोला जाता है। एंड दूसरा है DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट, तो इसको DGFS बोला जाता है। मैं बता रहा हूँ, कई सारे बच्चे बार्क में अप्लाई कर देते हैं लेकिन उनको पता तक नहीं होता है कि OCES का मतलब क्या है और DGFS का मतलब क्या है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो जो OCES जो है वो 1 ईयर प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको 5 बार्क ट्रेनिंग स्कूल्स जो है उनमें से मुंबई आप ले सकते हो, कला कलम ले सकते हो, इंदौर ले सकते हो, हैदराबाद ले सकते हो। ऐसे ही अगर आप इसमें जाते हो तो इसमें 2 ईयर प्रोग्राम होता है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के एंड फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट का। और उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन किया जाता है। जैसे बार्क का जो ट्रेनिंग स्कूल्स अगर आप देखोगे तो वहाँ पे उसमें सारा होगा किस तरीके से आपको, जैसे आपको हो सकता है कि किसी MTech में भी आपको करवाए, है ना, इंटर डिपेंडेंटली आपको MTech भी करवाए। तो आपको पता होगा कि कई सारे इंडिया में जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको MTech भी करवाते हैं उस पर्टिकुलर डोमेन में, ठीक है। तो वो वाला फील्ड आपका यहाँ पे आता है। आप दोनों में से किसी में भी जा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ही रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करनी है, उस केस में आप क्या करोगे, रिसर्च वाला माइंडसेट अगर आपका है तो फिर आप उसमें डेफिनेटली किस में जा सकते हैं, आप जा सकते हैं DAE DGFS में। और अगर आप डायरेक्टली जैसे एप्लीकेशन वाले पार्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व रखना चाहते हैं खुद को, तो OCES में जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगी, इंटरव्यू क्या रहेगा और पे स्केल क्या रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम मेथड ऑफ सिलेक्शन देखते हैं, तो बार्क में 2 टाइप से आप एंट्री कर सकते हैं। आप सबको पता होगा,
अगर आपने गेट लिखा है और अगर आपके पास गेट का 3 ईयर तक जो स्कोर है उसका यूटिलाइज आप करके, गेट स्कोर का यूटिलाइज करके आप क्या कर सकते हो, बार्ग में जा सकते हो। उसके अलावा आप सीबीटी एग्जाम के थ्रू भी जा सकते हो। दो तरीके होते हैं आपके पास। सीबीटी एग्जाम में बार्ग एक अपना इंडिपेंडेंट पेपर लेता है, कुछ बच्चों को वो वहाँ से लेता है ऑलमोस्ट 50% के आसपास, और ऑलमोस्ट 50% बच्चे वो गेट स्कोर से लेता है। तो दोनों ही तरीके हैं। इन केस मान लो कि अगर आपका गेट अच्छा नहीं होता है, उस केस में आप बार्ग का एग्जाम गेट के कुछ मंथ, 1-2 मंथ के बाद होता है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो सेम नॉलेज के साथ। कुछ एक आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे और आप इस एग्जाम को भी निकाल सकते हो, आप इसके थ्रू जा सकते हो। तो सेम जो तैयारी है उससे दो आपके पास रास्ते मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कौन कौन से ब्रांचेज में एग्जाम होता है, जैसे मैकेनिकल में देखोगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आपकी बीटेक होनी चाहिए या गेट भी होना चाहिए, ओके। इसके अलावा केमिकल हो गया, अगर आप एमटी मेटलर्जिकल में जाना चाहते हैं तो इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेज आप देख पा रहे होंगे। इलेक्ट्रिकल में देखोगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और ये गेट सब्जेक्ट भी इस पेपर से होना चाहिए। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हैं, सिविल में देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेशन में देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में देख सकते हैं। सब में यहाँ पे आपका नोट किया हुआ है। ये पीडीएफ जो है वो मैं आपको गेट वाला का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे शेयर कर ही देता हूँ। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा एक रिसर्च कंटेंट के साथ ये पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। सर ये सब ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि बार्ग जो है ना वो कैसे कैसे रहता है, एग्जाम की तैयारी कैसे होगी सर। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हो ना, उस एग्जाम को समझो कि वो एग्जाम होता कैसे है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो 100 क्वेश्चंस आपका होता है इसमें। एमसीक्यू ही होते हैं सारे। आपने देखा होगा कि जैसे गेट में क्या होता है ना, एनएटी क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको आंसर फिल करना होता है, लेकिन यहाँ पे सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं। तो कई बच्चों को एनएटी से डर लगता है, एमएसक्यू से डर लगता है, उनके लिए थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 आवर्स। बट यहाँ पे एक चीज़ है, क्वेश्चन गेट के लेवल के ही होते हैं, लेकिन ये 100 होते हैं। गेट में कितने होते हैं, 65। और ये यहाँ पे टाइमिंग का बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट होता है। तो आपको यहाँ पे एक्यूरेसी और लिमिटेड क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ 100 आप सारे अटेम्प्ट कर दे रहे हो। आप अगर 50-60 तक भी पहुंच जा रहे हो तो आपका चांसेस होता है कि आप आ जाओगे, सीबीटी क्लियर कर लोगे, ठीक है। 2 आवर्स के अंदर वो भी, ठीक है। तो टाइम की शॉर्टेज तो डेफिनेटली रहती है। मार्क जो है वो आपको एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलते हैं। नेगेटिव आपको 1 मार्क्स मिलेगा अगर आपने कुछ भी गलत किया है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, एक मार्क्स जो है वो नेगेटिव मिलेगा। टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम देखोगे 300 मार्क्स का होता है। तो अगर आप मान लो इसमें से 50-60 क्वेश्चन सोल्व कर दे रहे हो तो आप सेफ रेंज में आ जाओगे। इसके आसपास आपको आना होता है। पूरे 100 क्वेश्चन तो कोई सोल्व कर ही नहीं पाता क्योंकि टाइम की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज होती है। आपको पता है कि 2 आवर्स में पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद अगर आप सिलेबस में देखो तो सिलेबस जो है ना, कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है। सेम जो गेट का सिलेबस होता है, सेम जो गेट की प्रिपरेशन होती है वही चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो गेट का सिलेबस है ना बस उसी को ही रखना है। मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। गेट का एग्जाम जैसे ही होता है फरवरी में, उसके बाद जो बार्क का एग्जाम होता है या तो मार्च एंड में या अप्रैल में आके बार्क का एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो बार्क का एग्जाम कब होगा, अप्रैल में, अप्रैल या मार्च में आपका होगा। तो यहाँ पे गेट का एग्जाम देके वो अपने आप को फ्री कर देते हैं, वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं, रिवीजन करना ही छोड़ देते हैं, और उसकी वजह से वो क्या होता है, बार्क में भी फेल हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है ना, गेट का एग्जाम चाहे अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, आपको रिवीजन को कंटिन्यू रखना है। क्योंकि अगर आपने अपनी प्रिपरेशन और रिवीजन को कंटिन्यू नहीं रखा, उस केस में आने वाले एग्जाम में भी आप फेल होंगे। और आपको पीएसयू में जाओ चाहे आप आईआईटी में जाओ, आपको इंटरव्यू तो देने ही होते हैं, कई आईआईटीज में रिटन टेस्ट भी देना होता है, उसमें सेम नॉलेज आएगी। तो अगर आप भूल गए तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे देखोगे यहाँ पे क्या मिल रहा है, बार्क में जैसे अगर साइंटिफिक ऑफिसर का सिलेबस देखो मैकेनिकल के लिए, तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो सेम गेट के हैं। बाकी ब्रांचेज में भी सेम है, जैसे सिविल में भी जो सब्जेक्ट है वही, ऑलमोस्ट वही सब्जेक्ट है। ऐसे ही अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसी में भी वही सब्जेक्ट है जो आप गेट में देख पा रहे होंगे। इलेक्ट्रिकल में भी सेम वही सब्जेक्ट है जो आप गेट में देख पा रहे होंगे। ऐसे ही अगर आप सीएससी में देखोगे वही सब्जेक्ट है जो गेट में देख पा रहे होंगे। कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि 1-2 सब्जेक्ट कम ही होंगे, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर्स की गेट एंड सीबीटी की एग्जाम की कट ऑफ अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। सिविल जो है ना 2018 की कट ऑफ मैंने यहाँ पे बताई आपको, क्योंकि उस टाइम पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे जो है वो गेट अटेम्प्ट करते थे। तो सिविल में 300 में से जिस बच्चे ने 183 मार्क्स लेके आया है उसने क्लियर कर लिया था। कंप्यूटर साइंस में 139,
300 में से जो बच्चा लेके आया है, मतलब जो पेपर दिया है, तो आप सोच लो कि यार 183 मतलब ऑलमोस्ट आपको 50 60 65 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़े होंगे। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल में देखोगे 192, पेपर थोड़ा आसान आया होगा। मैकेनिकल में 152 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 151। तो 300 वाला जो पेपर होता है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसमें और इसमें दोनों में करना है क्या? नहीं, अगर आप सीबीटी एग्जाम के थ्रू जाते हो तो आप इसमें इससे ऊपर मार्क्स लेके आ जाओ, फिनिश है, आप एग्जाम क्लियर कर लो, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आप गेट स्कोर इससे ऊपर लेके आ जाते हो तो डायरेक्टली बाहर इधर से बुला लेगा आपको। तो दोनों में लाने की जरूरत नहीं है कि सर इधर भी लाऊं और इधर भी लाऊं, नहीं। अगर आप ये लेके आते हो तो ये जरूरत नहीं है, ये लेके आते हो तो ये जरूरत नहीं है, और दोनों में लेके आ जाओ तो फिर तो क्या ही बात है, लेके आओ, बहुत सारे ऑप्शन और खुलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, 849, 838, 828, 813, 818, तो ये कट ऑफ है लास्ट ईयर्स की इन सारी ब्रांचेस के अंदर। तो इससे ऊपर आपको गेट स्कोर चाहिए, मतलब 849 मतलब ऑलमोस्ट आपको 75 से 80 मार्क्स गेट में चाहिए होंगे, तब आपका गेट स्कोर इसके समथिंग आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखोगे 2017 में भी ऑलमोस्ट यही कट ऑफ थी, ऑलमोस्ट वही ट्रेंड चल रहा है, ओके। तो ये सेम आपका होता है। हाँ, बार के इंटरव्यू के बारे में अगर हम बात करें गाइस, तो बार का जो इंटरव्यू होता है वो वन ऑफ द टफेस्ट टेक्निकल इंटरव्यू होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के बहुत डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी पीएसयू हैं और इसरो है, जितने भी इंटरव्यू होते हैं टेक्निकल, उसमें सबसे टफ जो इंटरव्यू होता है वो बार का होता है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। तो बार के इंटरव्यू के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उसके लिए वरी मत करिए, पहले बार का रिटर्न निकालिए, हम आपके लिए मॉक इंटरव्यू करवाएंगे, आप उन मॉक इंटरव्यू को फॉलो करिएगा, डेफिनेटली उससे आपका प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। आप पहले रिटर्न क्लियर करो। और बाहर की सैलरी जो होती है, देखो सैलरी में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता रहता है, रफ लमसम मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ। जैसे अगर आप बेसिक पे देखोगे 56,000 के आसपास है, और आप से पे मैट्रिक 7 में आते हो, डियरेंस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ये 39,000 होता है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये थर्ड फिक्स है क्या? नहीं, डिपेंड करता है। देखो हाउस अलाउंसेस है वो आपकी सिटी पे डिपेंड करेगा, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है डाटा, ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। ऑलमोस्ट आप मंथली देखो तो 95,000 के आसपास आफ्टर ट्रेनिंग आपको, लगभग जो आप 1 ईयर की ट्रेनिंग पूरी करते हो उसके बाद इतना आप अर्न कर सकते हो। तो ये सारा आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहता है। और बेसिकली अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ कंट्री के लिए नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने चाहिए, उस केस में आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। एंड मैं गाइज आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको इतना छोटे से कम टाइम में पूरे बार के एग्ज़ाम के बारे में आइडिया दे दिया, क्योंकि आपका जो टाइम है ना उसकी वैल्यू है, आप जो भी करते हो ना लाइफ में उसकी वैल्यू है, अगर आप वो उस पर फोकस करोगे तभी आप लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओगे। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपकी जो टाइम है ना उसकी वैल्यू करना सीखो आप। आपका एक एक मिनट इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जब आप कहीं पे भी टाइम वेस्ट करो ना, तो ऐसा सोचो कि यार मेरे 10 मिनट की जो वैल्यू है ना वो 100 रुपीज़ है, मेरे 20 मिनट की जो वैल्यू है ना वो 200 रुपीज़ है। आप ऐसे सोचो और फिर उसको कैलकुलेट करो कि मैंने ये किया इस वजह से मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया। अगर आपने ये कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया अपने माइंड में, मैं बता रहा हूँ 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करोगे आप। और अगर आप 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करोगे ना, तो लाइफ में जो आपका गोल है वहाँ जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इस दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोकेगी, अगर आप अपना जो डेली टास्क है ना उसको अच्छे से करते जाओ। हम लोग का जो डिमोटिवेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कुछ भी जो होता है ना लाइफ में, वो तभी होता है जब हम अपने टास्क को पूरा नहीं करते हैं, डेली वाला कुछ ना कुछ हम उसमें चीज़ें छोड़ते हैं, तब हमें ये चीज़ें शुरुआत होती है। तो अपने टाइम की कदर करिए और इन टास्क को पूरा करिए, डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ओके, तो गाइस थैंक यू सो मच। आपको आई होप सो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो बार्क में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मेरा नाम है कुलदीप सिंह राठौड़। मैं हमेशा वीडियो के एंड में अपना नाम बताता हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम अब जाने या ना जाने कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।